हेलो दोस्तों, संविदा गुरु के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं अमित पटेल आपका स्वागत करता हूं और आज हम केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे। पहले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था मोल के 3 सूत्र और बोला था कि मोल इन 3 सूत्रों पर ही आधारित है। पहला सूत्र आपको बताया था मोल बराबर होता है भार बटा द्रव्यमान। आज हम दूसरे सूत्र पर आधारित सवाल सॉल्व करेंगे। पहले लेक्चर में पहले सूत्र के आधार पर सवाल सॉल्व किए थे, अब हम दूसरे सूत्र पर आधारित सवाल सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज दूसरे सूत्र के बारे में। दूसरा सूत्र मैंने आपको पढ़ाया था कणों की संख्या का। कणों की संख्या और मोल का आपस में क्या संबंध होता है? तो दोस्तों, कणों की संख्या बराबर होता है मोल गुणित Na, जहाँ Na को हम एवोगैड्रो संख्या बोलते हैं और एवोगैड्रो संख्या का मान कितना होता है 6 × 10⁻23। क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ लेता है कि एवोगैड्रो संख्या कितने के बराबर होती है। तो ध्यान रखना, वास्तविक मान तो होता है 6.023 × 10⁻23, लेकिन सवालों में आप ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन ना करें, इसलिए हम कितना मान लेकर चलेंगे 6 × 10⁻23 इतना मान लेंगे। तो यहाँ पर Na का मान रखेंगे और कणों की संख्या निकालेंगे। अब बात आती है कि कणों की संख्या मतलब क्या। तो देखिए, कणों की संख्या में कण का मतलब आप परमाणुओं की संख्या बोल सकते हैं, कणों की संख्या मतलब अणुओं की संख्या बोल सकते हैं, कणों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है, कणों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या हो सकती है, कणों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या हो सकती है, या कणों की संख्या फोटॉनों की संख्या हो सकती है। अर्थात कणों को हम इतने रूप में दर्शा सकते हैं। तो सवाल में आपको मान लो लिखा आया कणों की संख्या ज्ञात, परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए, या अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए, या न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अल्टीमेटली वो आपसे यही पूछ रहा है कि आप कणों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये सूत्र उपयोग कब करना है। तो देखिए, आज मैं आपको वही बताता हूँ सवाल के रूप में। जैसे मेरे सामने सवाल लिखा है कि 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में, कितना कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में। पहला क्वेश्चन है कुल परमाणुओं की संख्या निकालिए और दूसरा क्वेश्चन है ऑक्सीजन परमाणु की संख्या निकालिए। मैंने एक ही क्वेश्चन को 2 क्वेश्चन में बदल के दिया है, जिससे आपको अंतर समझ में आएगा कि आपको क्वेश्चन में सही आंसर क्या निकाल के देना है। तो देखिए, यदि ये 4.4 ग्राम नहीं होता, यदि ये 4.4 ग्राम नहीं होता तो हम बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। कुल मिलाकर कितने परमाणु हैं? 3 हैं। ठीक है, तो ये 4.4 ग्राम मतलब जो दी गई मात्रा है वो ना होती तो हम सीधा बोल देते कि इस कार्बन डाइऑक्साइड के पास 3 परमाणु हैं। पर अब समस्या क्या हुई कि उसने हमको एक मात्रा दे दी कि इस 4.4 ग्राम में ही आपको परमाणुओं की संख्या निकालनी है। अब वो कौन से परमाणु बोले हैं वो भी निर्भर करता है। जैसे पहले क्वेश्चन में बोला है कुल परमाणुओं की संख्या निकालिए, तो हमें कुल निकालना है। और दूसरे में बोला है ऑक्सीजन परमाणु की संख्या निकालिए, तो हम सिर्फ ऑक्सीजन की ही निकालेंगे। ठीक है, तो अभी आपको ये अंतर तो क्लियर हो गया होगा कि कणों की संख्या, इस सूत्र का उपयोग हम कब करेंगे? जब हमें कोई मात्रा दी गई हो उस यौगिक के बारे में, तो हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। यदि मात्रा नहीं दी रहती तो हम सीधा बोल देते कि इसमें तो कुल 3 परमाणु हैं और ऑक्सीजन पूछता तो कुल 2 ऑक्सीजन है। तो मोल कॉन्सेप्ट कहाँ उपयोग होता है, कौन से क्वेश्चन में उपयोग होता है, ये सीखना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। और यदि आपको ये अंतर समझ में आ गया होगा तो आपको अब हमेशा मोल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं सवाल सॉल्व करने की। देखिए, कणों की संख्या निकालने का सूत्र है मोल गुणित Na। ठीक, अब हमको सवाल में उसने 4.4 ग्राम दिया है और 4.4 ग्राम मोल नहीं होता है। ग्राम किसकी इकाई होती है? भार की। तो सवाल का आंसर जब निकाला जाता है तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि सवाल देखने से सूत्र याद नहीं आता है। उस सवाल में दिए गए मान और पूछे हुए मान के आधार पे हम सूत्र का उपयोग करते हैं। जैसे इस सवाल में उसने दिया कि आपके पास 4.4 ग्राम CO2 है, तो उसने आपको भार दिया है और आपको परमाणु की संख्या पूछी, मतलब कणों की संख्या पूछी। तो अब कैसे सॉल्व करें? तो हमारे पास तो कणों की संख्या का सूत्र है मोल गुणित Na, लेकिन सवाल में मोल नहीं दिया है तो हम मोल को किस रूप में लिख सकते हैं? तो आपको उस दिन मोल का, पहले लेक्चर में मोल का पहला फॉर्मूला पढ़ाया था। मोल को हम भार बटा मोलर द्रव्यमान बोलते हैं। ठीक है, मोलर द्रव्यमान का मतलब या तो परमाणु भार होता है या अणु भार होता है।
यदि परमाणु है तो परमाणु का भार ले लेंगे, यदि अणु है तो उस अणु का भार निकालेंगे, है ना। अब देखो सवाल सॉल्व होता है। भार कितना दिया था सवाल में? 4.4 ग्राम। तो ये 4.4 ग्राम आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। बटे में मोलर द्रव्यमान कितना? तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन का भार कितना होगा? 12, एक ऑक्सीजन का भार होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन का भार कितना आएगा? 32। कुल मिलाकर पूरे कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार कितना हो जाएगा? 44। अणुभार कैसे निकालते हैं? उस यौगिक में जितने परमाणु हैं उन सबके भारों को जोड़कर निकालते हैं। तो ये हमने सारे परमाणु के भारों को जोड़ दिया। एक कार्बन का भार 12, 2 ऑक्सीजन थी, एक का 16 होता है, 2 का 32, कुल मिलाकर कितना होता है? 44। तो मैंने मोलर द्रव्यमान सूत्र में क्या रख दिया? 44 गुणित Na। ये Na पहले सही है। यदि 4.4 में 44 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.1 Na, ठीक है। ये तो हमने कणों की संख्या निकाली जो हमको सवाल में मान दिया था उसके आधार पर, लेकिन हमको अब कणों की संख्या में पूछा क्या है? तो देखिए पहला सवाल, कुल परमाणु की संख्या पूछी है। तो मैंने कणों की संख्या कितनी निकाली? 0.1 Na, जो कि मान दिया गया था उसके आधार पे। लेकिन अब कार्बन डाइऑक्साइड के पास ओरिजिनल में कितने का परमाणु है? ये देखिए, एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, कुल 3 परमाणु है। हमको कुल परमाणु पूछा है पहले सवाल में, तो कार्बन डाइऑक्साइड के पास तो कुल 3 परमाणु थे। तो जो मैंने मान निकाला 0.1 Na, उसमें कितने का गुणा कर देंगे? 3 का। तो अब कुल परमाणु कितने आ जाएंगे? 0.3 Na। Na का मान मैंने अभी आपको बताया कितना होता है, तो 6 गुणित 10 की घात 23। मान रखा Na का 6 गुणित 10 की घात 23, तो आंसर क्या आया? 1.8 गुणित 10 की घात 23। तो दोस्तों हम ये बोलेंगे कि इस यौगिक में कुल परमाणु की संख्या कितनी होगी? 1.8 गुणित 10 की घात 23 इतने परमाणु होंगे, ठीक है। आपको 2 तरह के ऑप्शन आ सकते हैं। यदि ऑप्शन आया 0.3 Na, तो हम Na का मान नहीं रखेंगे तो आंसर हमको दिख ही जाएगा। और यदि Na का मान रखकर उसने ऑप्शन दिया है तो Na का मान रख दो और ऑप्शन में आपको ये दिख जाएगा। ऑप्शन 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो Na के रूप में हो सकता है, और Na के रूप में नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि उसने Na का मान रखा है और फिर सॉल्व पूरा किया है, ठीक है। तो आपको ये सवाल समझ में आया होगा। पहला सवाल, काम की चीज़ ये हमेशा ध्यान रखना कि आपको जो पूछा है उसी का आंसर बताना है। कुल परमाणु पूछे हैं तो जो दिया गया यौगिक है उसमें कुल कितने हैं वो देख लेना और उतने का गुणा कर देना कणों की संख्या निकालने के बाद, ठीक है। अब दूसरा सवाल क्या था देखिए, और आपको समझ में आएगा। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या पूछ ली उसने। सवाल यही का यही है, पूछा क्या है? ऑक्सीजन परमाणु की संख्या। यहाँ से यहाँ तक 0.1 Na तक सॉल्व किया, वैसा का वैसा ही। फिर आगे क्या हुआ? हमको ऑक्सीजन परमाणु की संख्या पूछी थी, तो ऑक्सीजन परमाणु की संख्या वास्तविक कार्बन डाइऑक्साइड में कितने हैं? 2 हैं। यदि 2 है तो हम यहाँ कितने का गुणा कर देंगे? 2 का। हमने जो कणों की संख्या निकाली थी उसमें कितने का गुणा कर देंगे? 2 का। तो अब इस कार्बन डाइऑक्साइड में कितने ऑक्सीजन परमाणु हैं? 0.2 Na। Na का मान रखा और इसमें गुणा किया तो कितना आया? 1.2 गुणित 10 की घात 23। तो मैंने एक ही सवाल में आपको 2 सवाल इसलिए बताए ताकि आपको अंतर समझ में आए कि दोनों सवालों के अलग अलग आंसर क्यों आए, ठीक है। और शब्दों के आधार पे ही उसका सही आंसर निकलेगा। तो अब आपको ये शब्द समझ में आ गए होंगे। अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेम ऐसा ही क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन बदलूंगा और क्या आंसर आएगा उसका हम चेक करते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो सवाल लिखते हैं, देखिए दूसरा क्वेश्चन है, यदि आपको उसने पूछ लिया कि 12.8 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड में कुल परमाणु ज्ञात कीजिए। कुल परमाणु पूछ लिए उसने, ठीक है। किसमें पूछा है? 12.8 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड में कुल परमाणु। तो मैंने आपको क्या बोला? कुल परमाणु पूछा है मतलब कण पूछे हैं। परमाणु कण को बोलते हैं, अणु भी कण को ही बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कण को ही बोलते हैं। यदि ये 12.8 ग्राम ना लिखा होता तो आप बोलते कि सल्फर डाइऑक्साइड में कुल कितने परमाणु हैं? तो 1 सल्फर, 2 ऑक्सीजन, कुल कितने परमाणु हैं? 3 परमाणु, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। क्योंकि हमको उसने परमाणु पूछे हैं मतलब हमको उसने कण पूछे हैं, तो कणों की संख्या का क्या सूत्र होता है? तो कणों की संख्या बराबर हम क्या लिख लेंगे? मोल गुणित Na, ठीक है। जो आपके सामने ऊपर फॉर्मूला लिखा है वो देखिए, वही वाला फॉर्मूला उपयोग कर रहे हैं। क्यों उपयोग कर रहे हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
अब सवाल में वही बात हो गई कि मोल तो दिया ही नहीं है उसने, तो 12.8 ग्राम दे दिया और ग्राम तो भार को बोला जाता है, तो मोल को हम हटाकर क्या लिख सकते हैं, भार बटा मोलर द्रव्यमान गुणित क्या कर देंगे, Na। ठीक है, अब मान रखते हैं भार कितना दिया है सवाल में, 12.8। अब मोलर द्रव्यमान किसका लेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड का। तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान कितना, एक सल्फर परमाणु का भार होता है 32, 2 ऑक्सीजन का भार अभी आपको बताया था कितना था 32, तो कुल भार कितना हो जाएगा ये 64। हम बोलेंगे सल्फर डाइऑक्साइड का अणुभार अर्थात मोलर द्रव्यमान कितना है 64 और गुणा में क्या था Na, तो मान Na का वही रहने देंगे। अब आपको इसे सॉल्व करना है। बहुत से लोगों को दशमलव से प्रॉब्लम होती है, तो कोई दिक्कत नहीं, दशमलव हटा दो, दशमलव के बाद एक ही संख्या लिखी हुई है तो बटे में कितना कर देंगे 10। अब आसान हो जाएगा आपके लिए सवाल सॉल्व करना। 128 को आप 64 से काटेंगे तो देखिए 128 का दुगना 64 का दुगना क्या होता है 128, तो सीधा 2 बार काट दिया हमने, 64 से 128 को काटा, कितनी बार कटा 2 बार। अब 2 में आप 10 का भाग दे सकते हैं, 2 में 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा 0.2 Na। तो हमने तो ये निकाले कणों की संख्या कितनी निकाली 0.2 Na, लेकिन हमको सवाल में कण के रूप में क्या पूछा है कुल परमाणु, तो कुल परमाणु कितने निकालेंगे, तो कुल परमाणु बराबर 0.2 Na जो हमने कणों की संख्या निकाली है उसमें कुल परमाणु अर्थात कितने का गुणा करेंगे, तो सल्फर डाइऑक्साइड में कुल कितने परमाणु हैं, 1 सल्फर 2 ऑक्सीजन अर्थात 3 परमाणु है, 3 का गुणा करेंगे, आंसर क्या आएगा 0.6 Na। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर आया 0.6 Na और Na का मान आप रख दोगे तो ये आंसर आपका जो है पूरा सॉल्व हो जाएगा, मतलब 6 × 10⁻23 ये मान रखेंगे और ये सॉल्व हो जाएगा। तो कणों की संख्या के आधार पे आपको इसी तरह के एग्जाम में सवाल मिलेंगे। एक बार आप ध्यान से देख लीजिए कैसे सॉल्व किया है। फिर तीसरे सूत्र पर आएंगे, जो कि तीसरा सूत्र मैंने आपको क्या पढ़ाया था एनटीपी पर या एसटीपी पर आयतन। तो थोड़ा सा मैं आपको एनटीपी एसटीपी अभी रिवाइज करवाता हूँ, फिर उसके भी अपन सवाल सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा कि अब आपको कोई पूछ ले कि कणों की संख्या में परमाणु की संख्या या अणुओं की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो आप इस सूत्र का उपयोग करेंगे। किस कंडीशन में, जब आपको कोई मात्रा दी गई हो, तो डायरेक्ट दिया हो तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, ठीक है, और वो डायरेक्ट तो देगा नहीं, ये स्वाभाविक सी बात है कि आपको कुछ ना कुछ वो सवाल बना कर देगा। ठीक, अब हम आते हैं तीसरे सूत्र पर। मोल संकल्पना का या मोल कॉन्सेप्ट का जो तीसरा सूत्र था, वो तीसरा सूत्र कौन सा था, तो मैंने आपको बताया था एनटीपी या एसटीपी पर आयतन का। एनटीपी या एसटीपी पर आयतन बराबर क्या होता है, मोल गुणित 22.4 लीटर, एक तो ये होता है। या फिर मैंने आपको ये भी बोला था कि यदि सवाल में मिलीलीटर दिया हो तो फिर इसी सूत्र को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, निर्भर करता है कि सवाल में इकाई क्या दी है। इकाई लीटर के रूप में है तो आप ये फॉर्मूला उपयोग कर लेंगे 22.4 लीटर का गुणा करके, अन्यथा फिर लीटर को हम 1 लीटर को 1000 मिलीलीटर बोलते हैं, तो इसी फॉर्मूले को जब हम मिलीलीटर में बदलेंगे तो 22,400 मिलीलीटर लेंगे। तो दो में से एक कोई सा भी सूत्र उपयोग करेंगे यदि सवाल किस पर आधारित है, एनटीपी या एसटीपी पर। अब बात करते हैं एनटीपी या एसटीपी की, तो वो भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये क्या होता है, तो एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, एनटीपी या एसटीपी का मतलब होता है, एनटीपी मतलब सामान्य ताप और दाब, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, या एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मानक ताप और दाब। मोल में मानक ताप किसे माना गया है, तो मोल में उसने बोला है मानक ताप आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड को बोलेंगे और 0 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कितना बोलते हैं, 273 केल्विन। मानक दाब कितना बोलेंगे, तो मानक दाब का मतलब होता है एक वायुमंडलीय दाब, एक वायुमंडलीय दाब, या कहीं कहीं किताबों में एक बार। दाब की 2 इकाइयाँ चलती है, या तो वायुमंडलीय दाब होती है या बार होती है। ठीक है, तो उसने बोला कि आप मानक ताप मोल के केस में 0 डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे अर्थात 273 केल्विन लेंगे, और दाब के केस में उसे आप कितना लेंगे, एक वायुमंडलीय दाब या एक बार। अब आपको सवाल जब आता है, बात ध्यान से समझना, जब सवाल में लिखा आता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और एक वायुमंडलीय दाब पर आयतन ज्ञात कीजिए, तो बहुत से लोग क्या सोचते हैं कोई दाब वाला कोई सा फॉर्मूला लगेगा, ताप वाला फॉर्मूला लगेगा। नहीं भैया,
कुछ नहीं करना है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात 273 केल्विन और एक वायुमंडलीय दाब यदि सवाल में क्लियर लिखा है तो आप इन दोनों को मिलाकर एक साथ एनटीपी पढ़ लो या एसटीपी पढ़ लो। इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस सवाल में आपको कौन सा फॉर्मूला उपयोग करना है, एनटीपी या एसटीपी पर आयतन का फॉर्मूला उपयोग करना है। तो बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। वो ये कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं कि मुझे दाब या ताप का कोई सा फॉर्मूला लगेगा और मैं उस क्वेश्चन का आंसर ऐसे निकालूंगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। किस केस में, जब तापमान कितना बोला है सवाल में, 0 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात 273 केल्विन और दाब कितना बोला है, एक वायुमंडलीय दाब। अभी मैं आपको सवाल करवाऊंगा तो आपको और ये चीज़ क्लियर हो जाएगी करना क्या है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा, ये तीसरा फॉर्मूला है और तीसरे फार्मूले का संबंध भी किससे था, मोल से था। ठीक है, तो अब इस पर आधारित देखिए सवाल किस तरह के आते हैं। सवाल में तीनों फार्मूलों में से 2 फार्मूले भी उपयोग हो सकते हैं, सवाल में एक अकेला फार्मूला भी उपयोग हो सकता है। घूम फिरकर मोल संकल्पना इन 3 फार्मूलों पर चलती रहती है। ठीक है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत लोगों को मोल संकल्पना से बहुत दिक्कत होती है, लेकिन इतना कोई टफ क्वेश्चन नहीं आता है, इतना कठिन सवाल नहीं आता है। तो अब आपको एनटीपी एसटीपी समझ में आया होगा। तो देखिए अब हम सवाल सॉल्व करते हैं। जैसे उसने आपको क्वेश्चन दिया कि 3.2 ग्राम, हम सवाल लिखते हैं एनटीपी एसटीपी पर आधारित, 3.2 ग्राम ऑक्सीजन गैस का एनटीपी पर आयतन ज्ञात कीजिए। एनटीपी पर आयतन निकालना है, ऑक्सीजन गैस का एनटीपी पर क्या निकालना है, आयतन उसने बोला। तो देखिए क्लियर बोला है उसने, एनटीपी पर आयतन निकालना है तो कुछ नहीं सोचना है। एनटीपी पर आयतन का एक ही फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला क्या है, एनटीपी पर आयतन बराबर मोल गुणित 22.4 लीटर। फिर बोलूँगा कि ऑप्शन मिलीलीटर में हो तो मिलीलीटर वाला फॉर्मूला रख लेना, अभी मैं लीटर में लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अब सवाल में मुझे आयतन निकालने के लिए ज़रूरत किसकी थी, मोल की ज़रूरत है। सवाल में कहीं से कहीं तक मोल नहीं दिया है, क्योंकि ये जो मान दिया ये ग्राम में दिया, और ग्राम मतलब क्या दिया है उसने, भार। तो सवाल में भार दिया है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि मोल को हम किस में बदल लेंगे, भार बटा मोलर द्रव्यमान में बदल कर लिख लेंगे। ठीक है, आप फॉर्मूले बदल सकते हैं यदि उस फॉर्मूले का संबंध किसी और से है तो मोल को क्या लिखा, भार बटा मोलर द्रव्यमान गुणित 22.4 लीटर। अब सवाल सॉल्व करते हैं। भार कितना दिया है सवाल में, 3.2 ग्राम। ऑक्सीजन गैस को O2 लिखते हैं, है ना। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये प्रकृति में गैस के रूप में ही होती है, इसलिए इनको हमेशा O2 N2 ऐसा ही लिखा जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन का भार कितना, 1 का 16, तो 2 का मोलर द्रव्यमान कितना, 32। तो ऑक्सीजन का अणुभार या ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान कितना आएगा, 32 आएगा। 22.4 लीटर ऑलरेडी चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब 3.2 में 32 का भाग देंगे तो ये कितना आएगा, 0.1 गुणा में क्या है 22.4 लीटर। यदि आप इसका गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2.24 लीटर। तो हमारा आंसर क्या आया कि एनटीपी पर ऑक्सीजन, इतने ऑक्सीजन गैस का आयतन कितना आएगा, 2.24 लीटर। तो एनटीपी पर आयतन के आधार पे आपको इस तरह का सवाल पूछा जाता है और कोई इतना कठिन सवाल नहीं आता है। ठीक है, एक सवाल और सॉल्व करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये टॉपिक यहीं ख़त्म हो जाएगा, तो एक सवाल और सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल कैसा आता है, समझिए। यदि उसने आपसे सवाल पूछा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड और, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड और एक वायुमंडलीय दाब पर सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस का आयतन 11,200 मिलीलीटर है, तो इस गैस में कुल परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए ना। अब सवाल देख के इतने कुछ लोग तो घबरा जाते, बोले पता नहीं क्या पूछ लिया और क्या दे दिया है। तो देखिए कुछ नहीं दिया है आपको, उसने जो चीज़ें दी हैं आप उनको पहले एक बार सवाल सॉल्व करते समय लिखा कीजिए। देखिए शब्द बहुत काम के होते हैं सवाल में, उन्हीं से आपको उसका आंसर मिलता है, उन्हीं से सूत्र मिलता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड और एक वायुमंडलीय दाब, मैंने अभी आपको क्या बोला कि इतने भाग को क्या बोलना है,
एनटीपी पे। तो उसने आपको सवाल में क्या दिया है, यदि हम सवाल का सॉल्यूशन लिख रहे हैं तो देखिए इतने को हम क्या सीधा पढ़ देंगे, एनटीपी। उसने बोला एनटीपी पर सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस का आयतन। तो एनटीपी पर उसने हमको आयतन दे दिया, क्या है, कौन सा क्या आयतन दिया है, 11200 मिलीलीटर। अब देखो आयतन दिया, इसका सीधा सा मतलब है कि एनटीपी पर आयतन दिया, मतलब फॉर्मूला तो उपयोग करना है, उसके बिना तो काम होगा नहीं। तो देखिए अपन फॉर्मूला उपयोग करते हैं, कुछ तो निकलेगा, कुछ तो आंसर आएगा। तो एनटीपी पर आयतन का सूत्र क्या है, अब मिलीलीटर के रूप में आयतन का सूत्र क्या है, मोल गुणित 22,400 मिलीलीटर, ये सूत्र है ना। क्यों लिया, क्योंकि आपके क्वेश्चन में इकाई क्या थी, मिलीलीटर, तो लिया भी वही मिलीलीटर। तो देखिए एनटीपी पर आयतन कितना बोला हमको उसने, 11,200। मोल हमको पता नहीं है क्योंकि सवाल में कहीं से कहीं तक कुछ पता ही नहीं है, बाकी अब सब कुछ निकालना है। 22,400, ठीक है, इसको आप बटे में ले आएंगे तो ये हो जाएगा मोल बराबर कितना, 11,200 के बटे में क्या चला गया, 22,400। यदि आप इस संख्या को काटेंगे तो शून्य से शून्य ये दोनों कट जाएंगे। 112 का दुगना क्या होता है, 224, तो ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, अर्थात मोल कितना है, 1/2। तो आपने तो इस सूत्र से मोल निकाले। अब बोले सर इसने तो पूछ लिया है कुल परमाणु की संख्या, आपने मोल निकाले। तो मोल निकाले तो भैया मोल का संबंध कणों की संख्या से तो होता है ना, बस वही मैंने अभी आपको यही बोला कि एक सवाल में 2 सूत्र लग सकते हैं। तो हमको जो मान दिया था उसके आधार पे क्या निकला, मोल। हमको निकालना है परमाणुओं की संख्या। तो परमाणु की संख्या मतलब अगला सूत्र इसी सवाल में क्या उपयोग हो जाएगा, कणों की संख्या। और कणों की संख्या क्या होती है, मोल गुणित n, ठीक है। तो अब आपके पास मोल तो आपके पास थे क्योंकि आपने आयतन से क्या निकाल लिया था, मोल निकाल लिया था। और मोल कितने निकाले थे, 1/2 गुणित Na। तो कणों की संख्या कितनी आ गई, 1/2 Na। लेकिन हमको कण कौन से निकालने थे, कुल परमाणु। तो आप कुल परमाणु कितने निकलेंगे, ये देखो कुल परमाणु बराबर कितने आएंगे। तो हमने निकाले कण 1/2 Na, लेकिन वास्तविकता में इस SO3 में कितने परमाणु है, यदि SO3 को देखें तो 1 सल्फर 3 ऑक्सीजन, कितने परमाणु है, 4। तो हम कणों की संख्या में कितने का गुणा कर देंगे, 4 का। तो अब आंसर कितना आएगा, ये 2 से ये 4 कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा, 2 Na। तो फाइनली आंसर जो आया अंत में वो क्या आया, 2 Na आया। तो इतना आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आंसर आप निकाल सकें। तो दोस्तों एनटीपी मोल पर आधारित जो सवाल आते हैं आपको संविदा में, वो इसी आधार पे आते हैं, इससे ज़्यादा कोई टफ सवाल नहीं आता है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में अब हम प्रतिशत के बारे में बात करेंगे। तो तीसरा लेक्चर प्रतिशत से संबंधित रहेगा। धन्यवाद।